हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए UPPCL TG2 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका 14 जुलाई 2021 में सेकेंड टाइमिंग का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटरों और स्टेटर कोड के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार दर्शाते हैं। बंद, खुला और सेमी फ्लूट। तो देखिए आर्मेचर स्लॉट की बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन दे दिया जिग जैग, तो बेटा जिग जैग तो होता नहीं है। जिग जैग कहाँ होता है? आपका कोलाइडल स्टेट में होता है। कोलाइडी अगर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो उसमें क्या होते हैं, जो उसके कोलाइडी के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं। तो यहाँ पे जिग जैग की कोई बात ही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिग जैग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ये आपका इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। किसमें? इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। और कहाँ तक? 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपका जो दिया 2 पॉइंट स्टार्टर, इसको हम लोग DC सीरीज़ मोटर में यूज़ करते हैं। DC सीरीज़ मोटर। बेटा थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। और जो आपका 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये दोनों आपका शंट मोटर और कंपाउंड में यूज़ होता है। ठीक है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाप रे बाप, ये न्यूमेरिकल आ गया। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है आप लोगों को। क्या कह रहा है कि 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध 100 माइक्रोफैरड की धारिता के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। यह श्रेणी संयोजन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज प्रतिरोध के वोल्टेज में। चलिए इसको फिगर बना के समझते हैं। ये देखिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। मैं देखो छोटा छोटा बना रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो गया। ठीक, क्योंकि इसी में हमको सॉल्व भी करना है, इसी में आपको समझाना भी है। और ये आपका क्या हो गया, ये सप्लाई दे दी है कितनी, 100 वोल्ट की। V कितना दे दिया आपको, 100 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे दी है, 50 हर्ट्ज। और ये जो C है ये कितना दिया आपको, माइक्रोफैरड। ठीक, अच्छा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दे दी 50 ओम। मतलब ये अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VR होगा, उसको आपको निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग XC की वैल्यू निकालेंगे। X इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है। होता है कि नहीं होता बच्चों, होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू में रख देंगे। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दी है। और C की वैल्यू दी है आपको 100 माइक्रोफैरड।
तो माइक्रो करेंगे तो 10⁻⁻⁶ आएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम 10⁻⁶ यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो एक्सी की वैल्यू आएगी आपकी आएगी 31.84। ठीक है, 31.84 ओम आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों? Z निकालेंगे। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? √50 का स्क्वायर। फॉर्मूला आप आई होप आप लोगों को फॉर्मूले पता है। EM कंसीडर करके मान के चल रहे हैं 0.31.4 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 59.27 ओम। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? V इज इक्वल टू क्या होता है? IZ होता है। तो यहाँ से हम टोटल करंट निकाल लेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/Z हो जाएगा। V कितना दिया है आपको? 100/59.27। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट की वैल्यू आएगी आपकी 1.68। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम VR की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। ठीक, अच्छा I कितनी थी? 1.68 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 50। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 84.2 वोल्ट। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा, 84.2 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को आँख गड़ा के पढ़ना पड़ेगा, या तो इसको थोड़ा आप लोग बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं पूरा पेपर प्रिंट आउट निकलवाया हूँ, इसी को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि 6 पोल, तो बच्चा पोल आपको कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। 6 पोल जनरेटर के आर्मेचर में 600 चालकों वाली वेव बाइंडिंग। तो कंडक्टर आपको कितने दिए? Z कितने दे दिए? 600। वो वाइंडिंग कौन सी आपकी? वेव बाइंडिंग है। तो वेव बाइंडिंग में बराबर क्या होता है? A बराबर 2 होता है। ठीक, समांतर पथ आपके कितने होंगे? 2। अब क्या कह रहा है? यदि प्रति पोल फ्लक्स, मतलब यहाँ पे आपको फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे दी है? 0.05 वेबर। आप क्या कह रहा है? EMF, आपको EMF निकालना है। ठीक, EG निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखिए EG इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेव बाइंडिंग की बात करते हैं तो क्या होता है? 5ZPN/120 होता है वेव बाइंडिंग में। ठीक, यहाँ पे स्पीड भी आपको दे दी है, आर्मेचर की कितनी है? 250 RPM। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 की वैल्यू कितनी हुई? 0.05। Z आपको कितना दिया? चालक कितने दिए? 600। पोल्स आपके 6 हैं और आपकी स्पीड कितनी है? 250/120। ठीक, अब क्या हो जाएगा? चलिए इसको काटिए। 1 0 से ये कटा, 6 दूना 12 और ये होगा आपका 30। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 1.5 आएगा और 1.5 को हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 375 वोल्ट। तो आपका EMF कितना आ जाएगा? 375 वोल्ट। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है जिसका वाउंड DC आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और ब्रशों का सेट होता है जो कि
शॉर्ट सर्किटेड होता है, ठीक है, और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहता है। तो ऑप्शन इन्होंने दे दिए हिस्टैरिसीस मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, ठीक है, और स्टेपर मोटर दे दिया है, और इन्होंने क्या दे दिया है, FHP मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, प्रतिकर्षण मोटर होती है, ठीक है। ये सब मोटरें आप याद कर लीजिए बच्चों, इसमें से क्वेश्चन सिंगल फेज मोटरों में से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को डैश डैश के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज और धारा स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा स्तरों में स्थानांतरित करता है। अब देखिए क्या सीधे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ही पूछ ली है इन्होंने, ठीक है। क्या कह दिया है इन्होंने, सीधे जिसको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पता होगी वो बखूबी कर लेगा। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज और धारा स्तरों को दूसरे वोल्टेज स्थानों में रूपांतरित करता है। मतलब कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, क्या करता है, वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, आपूर्ति को आप परिवर्तित करके। तो भैया इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आपकी जो पावर और जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी देंगे वही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपूर्ति के बल को समान बनाए रखने के लिए आपूर्ति के तापमान को समान बन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपूर्ति की आवृत्ति को समान बनाए रखने, ठीक है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्रों के मामले में प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए जनरेटर होगा आपका, जनरेटर अगर आपका जनरेटर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे यूज़, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और जहां पे मोटर की बात आएगी वहां पे क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ये सब आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लो सिंपल सा क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्वप्रेरित ईएमएफ, लेंज का नियम, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम कहाँ यूज़ होगा, ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए मोटर में, ठीक है। ईएमएफ डीसी मोटर में ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे। गतिशील प्रेरित, तो आपका जो जनरेटर होता है चाहे मोटर हो उसमें हम लोग डायनेमिक ईएमएफ यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डायनेमिक ईएमएफ। अच्छा डायनेमिक ईएमएफ तो आपने क्या जनरेटर मोटर में यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैटिक ईएमएफ कहाँ यूज़ करोगे, ठीक, ये तो क्या होगा, जनरेटर हो गया, आपने जनरेटर मोटर में यूज़ कर लिया। अगर आपसे पूछ ले स्टैटिक ईएमएफ कहाँ यूज़ करेंगे, तो स्टैटिक ईएमएफ हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। किसमें, ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। लो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है, टार्क पर निर्भर करेगा, ठीक है, करंट रेटिंग पर निर्भर करेगा
पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा, गति पे। तो बच्चों किस पे निर्भर, टार पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो न्यूमेरिकल आ गया। यदि एक तार मैग्नीन का बना है जिसकी प्रतिरोधकता, मतलब इन्होंने रो कितना दे दिया आपको, 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और लेंथ कितनी दी है, 100 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया है, 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से 2 बार डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -0.1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, अब तार का प्रतिरोध पूछ रहे हैं। तो देखिए R = क्या होता है बच्चों, आप लोग फॉर्मूले जबान पे रटा होना चाहिए। जैसे ही कोई फॉर्मूला आए खट से आपने सॉल्व कर दिया। ठीक, न्यूमेरिकल आया कोई, आपने फॉर्मूला आपको पता है तो सॉल्व कर लेंगे। अगर फॉर्मूले आप नहीं पता है तो मोस्टली 30% न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो R = क्या होता है, ρl/a। ठीक, रो R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, रो क्या आपका प्रतिरोधकता है, ठीक है, L क्या आपका है चालक की लंबाई, और क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, तो रो कितना दिया आपको, 50 × 10⁻⁻8, लेंथ आपको कितनी दी है, 100 मीटर, बटे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 × अब देखिए माइनस में ये जाके क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 6 है, तो कितना हो गया, 10 की पावर 8 हो गया, तो 10 की पावर +8, 10 की पावर -8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका पास, 50/0.1, ये हटाया यहाँ लगाया, तो कितना आया, 500 ओम। कितना आएगा बच्चों, 500, तो 500 ओम इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है जिसका उपयोग सेल में धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के मध्य धात्विक संपर्क की रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन यह प्लेटों के मध्य आयनों के प्रवाह को नहीं रोकता। तो बच्चों क्या होता है, सेपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक, रिपल्सन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, गलत है। इसमें पूर्ण लोड के लगभग 3 से 4 गुना मध्यम परिवर्तन धारा होती है, गलत है। मोटर की गति को ब्रश शिफ्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अरे ब्रश से कब शिफ्ट, जो मोटर की गति कब से ब्रश से कंट्रोल होने लगी, पहली बार सुन रहे हैं। इसमें लगभग 350% तक का हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। भैया कितना टार्क हो जाएगा भैया, 350% तक का, पॉसिबल है नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होगा, इसमें ब्रश का स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती। हाँ ये सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्षण मोटर, AC सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए आपकी क्या है, यहाँ पे 2 मोटर दे दिया है। आपका क्या है, रिपल्सन मोटर दे दिया है, AC सीरीज मोटर दे दिया है, और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। ये क्या आपकी सब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 वाइंडिंग करेंगे तो क्या होगा, तभी इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों वाइंडिंग्स के बीच में कितने डिग्री एंगल का फ़र्क होता है, तो 90 डिग्री एंगल का फ़र्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है और इसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है, इसका मान फ्यूजिंग तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग करंट। गलनांक क्या होता है, गलनांक पे तो क्या होता है, ये पिघल जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। अब देखिए क्या है, ये जो आपका स्टेटर होता है इंडक्शन मोटर में, इसमें हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। ठीक, इस पर हमने 3 फेज क्या करा है, 3 फेज वाइंडिंग वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। मतलब जो आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है उसमें 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और 2 फेज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक, अब क्या है कि स्टेटर पे हमने 3 फेज सप्लाई दी, कितनी, अब 3 फेज वाइंडिंग की गई है तो बच्चों 3 फेज सप्लाई तो दोगे, 2 फेज सप्लाई तो दोगे नहीं। तो क्या आते हैं हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये क्या होता है, 120 F/P होता है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एयर गैप के माध्यम से आपका रोटर पे जाता है। तो इससे न्यूमेरिकल्स भी आपके बच्चों आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, घुमाने वाला, एग्ज़ाम वाले घुमा ही देते हैं आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जितना घुमाओ वाला क्वेश्चन देते हैं आप घूमोगे नहीं। क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में 40 लूप है, मतलब यहाँ पे आपको N1 कितना दे दिया, आपको 40 दे दिया है, और N2 कितना दे दिया आपको, 8 दे दिया है, तो वोल्टेज डैश डैश होता है। ठीक, 40 गुना स्टेप डाउन, 10 गुना स्टेप अप, 5 गुना स्टेप डाउन, 40 गुना स्टेप अप। देखिए अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या होता है, V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू K। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि तो वोल्टेज, तो V2/V1 बराबर N2/N1, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो V2/V1 और N2 कितना है, 8/40, तो काटिए इसको 1/5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो V2 है वो बड़ा है आपका V1 से, तो इससे ये पता चल गया कि स्टेप डाउन होगा। एक बात तो क्लियर हो गई, क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। अब कितना डाउन होगा, 5 गुना, देख रहे हैं ना 5 रेशियो आ रहा अपन पे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 गुना स्टेप डाउन। ठीक, आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसंट्रेटेड पोल, नॉन कॉम्पेंसेटेड पोल, डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड कंपोनेंट टाइप्स आर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ होती है, एक होता है आपका चालक, एक होता है आपका कुचालक, एक होता है आपका अर्धचालक। अगर हम इनमें टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी, चालकता क्या होगी, कम होगी, और प्रतिरोधकता क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक, अब इसी में अगर हम कुचालक में दें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें चालकता क्या होगी, इसमें उल्टा हो जाएगा, चालकता आपकी बढ़ेगी,
प्रतिरोधकता कम होगी। अर्धचालक में क्या होता है, चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चालक प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी चालक में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तुल्यांकी मोटर के लिए यदि फील्ड क्षेत्र ऐसा हो कि ईबी वी से बड़ा हो, मतलब वी जो है ईबी से बड़ा हो, तो मोटर को कहा जाता है। देखिए इसमें 3 कंडीशन होती है। जब ईबी की वैल्यू वोल्टेज से कम होगी तो इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड। और जब ईबी की वैल्यू से बड़ी होगी तो बोलेंगे ओवर एक्साइटेड। और जब ईबी की वैल्यू भी हो तो नॉर्मल एक्साइटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ईबी की वैल्यू वी से छोटी है तो क्या होगा, अंडर एक्साइटेड। ठीक, एक सर्किट ब्रेकर में शून्य भार धारा पर आर वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंचता है और यह परम वोल्टेज आर के रूप में डैश डैश को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक, प्रतिरोध, प्रेरण, धारिता। तो देखिए प्रेरण से कोई मतलब है नहीं है, धारिता से कोई मतलब है नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह। ठीक, चलिए बच्चों न्यूमेरिकल आ गया। एक डीसी शंट मोटर में, शंट जनरेटर में 100 ओम का शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध है। यह 250 वोल्ट के वोल्टेज पर 50 किलोवाट लोड की आपूर्ति कर रहा है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है तो ब्रश में वोल्टेज को नगण्य मानते हुए जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना। चलिए करते हैं, यही करते हैं। देखिए शंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर बना लीजिए आप शंट फील्ड। और ये आपका आर्मेचर हो गया, आई होप दिख रहा है। और ये आपका लोड हो गया। ठीक, ये कितना है, 5 किलोवाट। ये आपका वोल्टेज हो गया। वोल्टेज कितना दिया बेटा आपको, 250। ठीक, ये आपका शंट फील्ड कितना दिया है, 100 ओम। ये आपका आरएसएच कितना दिया है, 100 ओम। ठीक, और क्या दिया है बबुआ, ये ब्रश हो गए आपके। इन्होंने क्या, ब्रश से कोई मतलब है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अच्छा, इस आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.22 ओम दिया है। ठीक, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जनरेटर है तो आपकी करंट क्या होगी, जनरेट होगी। यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी शंट करंट हो गई और ये आपकी लोड करंट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। चलिए अब देखिए यहाँ पे पावर आपको दी है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई होगा, आई एल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कितना दिया आपको, 5 किलोवाट, मतलब 1000 बटे और वोल्टेज कितना है, 250। तो
उसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ गई आपकी 20 एम्पियर की करंट आ जाएगी। लोड करंट आपकी कितनी 20 एम्पियर की। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शंट करंट निकालें तो शंट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फॉर्मूले सब क्लियर हैं, बस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे लेक्चर मैंने डाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका RSH। तो वोल्टेज आपका 250 और ये कितनी हो जाएगी आपकी शंट करंट, शंट रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। तो अब यहाँ पे आर्मेचर करंट कितनी हो गई निकालें, तो ये आर्मेचर करंट क्या हो रही है, दो करंट डिवाइड हो रही है, तो आर्मेचर करंट इक्वल टू देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगी आपकी 22.5। चलिए अब इसमें हम लोग KVL लगाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज। ठीक, तो चलिए क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो अप्लाई KVL तो क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमने ऐसे माना। ठीक, तो वोल्टेज आपका माइनस एंटर करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वोल्टेज, और आपका EMF भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, EG हो जाएगा। ठीक, अब वोल्टेज आप क्या हो जाएगा RA हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, तो वोल्टेज आपको कितना दिया है 250 माइनस EG। ठीक, और यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट क्या है 22.5 और रेजिस्टेंस आपका 0.22। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2. बेटा यहाँ पे जो V होगा ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हम U से एंटर कर रहे हैं, तो वोल्टेज आपका किससे, करंट आपकी ये है, तो यहाँ पॉजिटिव एंटर करेगी, तो यहाँ वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस 250 प्लस ये आ जाएगा आपका 4.95 इक्वल टू EG। ठीक है, तो इसको हमने ऐड किया, प्लस 4.95 प्लस 250 तो बेटा इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका EG इक्वल टू आ जाएगा आपका 250 प्लस 4.95, तो ये आ जाएगा आपका 254.95। तो इस हिसाब से आपका ये 255 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डिजिटल मल्टीमीटर में AC वोल्टेज, AC धारा और प्रतिरोध को पहले किसी डिवाइस के द्वारा समतुल्य डैश डैश में रूपांतरित किया जाता है, फिर डिजिटल वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। क्या? DC वोल्टेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पूरी वितरण प्रणाली उद्योगों और घरों के अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज को डैश डैश का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 11,000 पे जनरेशन किया, फिर इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने क्या कर दिया 132 में कन्वर्ट कर दिया, किससे, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। फिर हमने इसको क्या कर दिया 33 kV में कर दिया स्टेप डाउन। इसमें आप समझ लीजिए मैं जो समझा रहा हूँ। फिर इसको हमने क्या कर दिया 11,000 में कन्वर्ट कर दिया 11 kV में, फिर स्टेप डाउन। फिर इसको हमने क्या कर दिया 400 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया। तो ये जो तो पूरा प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये जो दो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आप देख सकते हो दोनों ट्रांसफार्मर कौन से हैं, स्टेप डाउन। कौन से हैं दोनों आपके ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन है, ठीक, क्योंकि हमको कंज्यूमर को देना होता है 400 वोल्ट, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 60 हर्ट्ज, मतलब कहाँ बाहर की बात हो रही है, और इंडिया के बाहर जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। और यहाँ पे आपको दिया क्या, ये हेनरी, एल कितना दिया आपको 0.256 हेनरी आरोपित जाता है, ठीक। धारिता प्रति, ये गलत लिखे हैं यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए, तो आपको निकालना है एक्सेल। भांग बना के पेपर बनाते हैं। V इक्वल टू कितना दिया आपको 230, ठीक। आपसे तो क्या कर रहे हैं, धारिता प्रतिघात ज्ञात कीजिए, तो निकालते हैं। तो देखिए एक्सेल इक्वल टू क्या होता है 2πfl होता है, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 50 हर्ट्ज, और ये कितना दिया 2.65 हेनरी, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया 6.28, ठीक। और इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 26, ये आपका आ गया 13.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 6.28, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों, बेटा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 60 है बेटा, हमने 50 ले 60 है तो गड़बड़ आ गया। तो इसको फिर से करते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आपका आएगा, ये आएगा 15.9। अब 15.9 को हम क्या करेंगे 6.28 से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 99.85, ठीक है ओम। तो 99 पॉइंट आ रहा है कुछ, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की उसी आवृत्ति, देखिए ट्रांसफार्मर की परिभाषा ही बोल दिया कि कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या करते हैं पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में हम लोग पावर ट्रांसफ़र करते हैं, और उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती।
तो किसकी बात कर रहा है? ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट ब्रेकर को आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। क्या होता है? इसमें होगा आर्क प्रतिरोध। एक आरएल परिपथ में केवीए को गुणा करके एक्टिव पावर प्राप्त किया जाता है। π/2, cos फाई, साइन फाई और π/4। देखिए आपके तीन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? cos फाई। देखिए आपकी पावर होती है तीन। एक होती है आपकी एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को बोलते हैं हम लोग रियल पावर। ये होती है VI cos फाई। दूसरी होती है आपकी अपरेंट पावर। ये होती है VI sin फाई। VI होती है, क्या होती है? VI होती है। इसका मात्रक होता है वाट, इसका होता है VA। और तीसरी होती है आपकी रिएक्टिव पावर। ये आती है VI sin फाई। इसकी नोट की VAR। ठीक। मनुष्य का शरीर इसलिए शॉक महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। 15 मिली एम्पियर तक की करंट को वो झेल सकता है। और जहाँ पे 100 से 200 मिली एम्पियर तक क्या होगा? स्किन जल जाएगी। रिले की सुग्राहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल को डैश इनपुट का एक फंक्शन होता है। किलोवाट, वोल्ट एम्पियर, किलो ओम, केवी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 वोल्ट 100 किलोवाट पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूल लोड पर प्रेरित ईएमएफ है। मतलब आपको क्या दे दिया है? EG कितना दिया है? 255 वोल्ट। यदि आर्मेचर ब्रश ड्रॉप, मतलब ये कितना दे दिया? VB कितना दे दिया आपको? 200 वोल्ट। तो जनरेटर में लोड धारा की गणना कीजिए। और वोल्टेज आपको कितना दिया है? 250 वोल्ट। ठीक, ये देखिए आपका एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। यहाँ पे एक्साइटेशन किया गया है। ठीक, और ये आपका आर्मेचर। ठीक, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगी? IF करंट होगी, और जिसमें यही करंट वो इसमें होगी। तो क्या हो जाएगा? हम क्या लोड करंट ज्ञात करते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू L। ठीक, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू V इंटू IL। तो IL क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। तो P कितना दिया आपका? 10 किलोवाट। तो 10 गुणे 1000। वोल्टेज कितना दिया? 250। कितना? 4 कितनी होगी? 40 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर से करंट। एक परिपथ में लागू वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है। और धारा एम्पियर को 30 डिग्री पश्चिमगामी पाया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि PF का वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें आंसर क्या होगा 0 पॉइंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से किस तथ्य को छोड़कर सभी तथ्य सत्य हैं? क्या है? फॉल्ट की स्थिति में मानवीय रूप से या रिमोट कंट्रोल से सर्किट बनाना या तोड़ना गलत है। किसी फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ना गलत है। किसी भी स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ना ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा को डैश डैश के रूप में उत्पन्न, पारित और वितरित किया जाता है। ठीक, तो आजकल बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एसी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी में क्या होता है कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका एसी का 765 kV है और डीसी का 800 kV। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। अब कह रहा है कि x और y के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं। ये दोनों किस में है बच्चों? सीरीज़ में। और ये दोनों किस में है? सीरीज़ में है। ठीक, तो इन दोनों का सीरीज जोड़ के आ जाएगा R1 मान लेते हैं, तो 0.8 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 1.3। ठीक, अब इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 6। अच्छा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला निकालते हैं, R इक्वल टू R1 + R2 बाई R1 + R2। ठीक है, और फिर इसके सीरीज़ में आ जाएगा ये 5। ठीक, टोटल। ठीक, चलिए करते हैं। तो 1.3 गुणे 2.6 ये आपका आया 3.38 और इनको जोड़ देते हैं 1.3 प्लस ये आपका है 3.9 हो जाएगा 5। ठीक, अब इनको सॉल्व करते हैं तो 3.38 डिवाइड बाय 3.9 तो बच्चों ये आएगा आपका 0.86 और इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो जाएगा 5.86। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोटर की तुल्यांकित गति, तो तुल्यांकित गति ये हो गई NS हो गई। ठीक, और वास्तविक गति क्या होगी? N हो गई। ठीक, तो के अंतर, तो अंतर बोलो क्या होगा? तो S इक्वल टू क्या होगा? NS माइनस N/NS। इसको क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप गति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युत रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव होता है। हाथ और पैर के बीच का विभव दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर विद्युत के पैरों के बीच का विभव, तो ये आंसर होगा। चलिए बच्चों, एक और को न्यूमेरिकल खतरनाक, 2 न्यूमेरिकल है इसके बाद, उसके बाद हम आपको कल और लेक्चर देंगे इस बारे में। ठीक, 4 पोल, तो पोल आपको कितने दिए बेटा? 4 दे दिए हैं। लैब कनेक्टेड मतलब क्या? A बराबर P है। प्रति पोल फ्लक्स मतलब फाई कितना दे दिया आपको? मिली वेबर दिया, तो 3 × 10⁻³ वेबर। आर्मेचर चालकों की संख्या Z कितना दे दिया आपको? 250। V कितना दे दिया आपको? 230 वोल्ट। जोड़ने पर आर्मेचर करंट आपको कितनी दे दी है? 40 एम्पियर। 0.6 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध RA कितना दे दिया आपको? 0.6।
तो ईएमएफ, बैक ईएमएफ मोटर ईबी निकालना है। तो भैया कैसे निकालेंगे इसको, चलिए करते हैं। अब देखिए इन्होंने कोई दिया नहीं कौन सी मोटर है, चलिए हम कोई मान लेते हैं, चलिए हम संटी मान लेते हैं। तो ये आपका, तो चलिए निकाल लेते हैं, निकालने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, मोटर की बात है तो आपका कितना दिया, 40 एम्पीयर, ठीक, प्लस माइनस कितना दिया, 230, ठीक। हमको ईबी निकालना है, ठीक। और आर ए की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 0.6। तो हम लोग क्या कर दिए इसमें, केवीएल लगा देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ईबी प्लस हो जाएगा, प्लस IA, RA इक्वल